नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली RO-ARO एवं इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आयोजित होने वाली RO-ARO परीक्षा के लिए हमारी इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसमें फिलहाल हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो में हमने पुर्तगालियों के भारत में आगमन और उसके बाद उनके भारत में साम्राज्य विस्तार को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा। दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने डचों को देखा, हमने डेनिसों को देखा और हमने फ्रांसीसियों को देखा। इस वीडियो लेक्चर में हम अंग्रेजों का भारत में आगमन, अंग्रेजों का शक्ति विस्तार और किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की नींव को रखा, इसे हम जानेंगे। तो चलिए, अगर आपने मेरे वो दोनों वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उन वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं। आपके ज्ञान में डेफिनेटली बहुत वृद्धि होगी और आपको आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद। तो चलिए फिर सीधे सेशन प्रारंभ करता हूं। पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों, मेरा नम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए, अंग्रेजों का भारत में आगमन हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, पुर्तगाली जो लगभग 1498 में भारत पहुंचे और अगले 100 वर्षों में उन्होंने भारत में बहुत अपने कई फैक्ट्रियां स्थापित कर ली, अपने क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली। न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि व्यापार में भी उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। भारत से मसाले ले जाकर के वे यूरोप में, न केवल पुर्तगाल में बल्कि पूरे यूरोप में बेच रहे हैं और बहुत ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं भारत में मसालों के दम पर। इसी के बाद डच आएंगे, डच सूती वस्त्र भी लेकर के जाएंगे और उसमें भी उन्हें प्रॉफिट होगा। तो भारत से व्यापार करना फायदे का सौदा साबित हो रहा है और यूरोपीय शक्तियां देख रही हैं पुर्तगालियों को कि भाई ये तो भारत पहुंच गए, रास्ता इन्होंने खोज लिया और अब ये फायदा उठा रहे हैं। जिसमें डच भी उन्हें देख रहे हैं, इंग्लैंड के व्यापारी भी देख रहे हैं। तो इनकी भी इच्छा है कि हम भारत पहुंचे और भारत के साथ व्यापार करें। इसी क्रम में इंग्लैंड ने 1599 में एक कंपनी का गठन किया है और इस कंपनी का क्या नाम है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। देखिए, बड़ा नाम है, इसका छोटा नाम पढ़ लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने ये नाम सुन रखा होगा, पर इसका ओरिजिनल नेम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इसका मतलब अगर समझ जाएंगे ना तो नाम भी याद हो जाएगा। गवर्नर, कंपनी में एक गवर्नर होता है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स यानी व्यापारियों का समूह। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, कहां के व्यापारी? ऑफ लंदन। किस लिए कंपनी का गठन हुआ है? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो टुकड़ों में याद करेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएगा। कभी आपसे ओरिजिनल नेम पूछा जा सकता है, जैसे पुर्तगाली कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, छोटा सा है, एस्तादो द इंडिया। डच कंपनी का नाम पूछा जा सकता है, वेरिंगते ओस्ट इंडिगो कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी का नाम पूछा जा सकता है। इसी प्रकार आपसे जो है ये का ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ओरिजिनल नाम पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो कंपनी गठित की जा रही है ना, ये लगभग 15 व्यापारी या व्यापारी समूहों के द्वारा गठित एक कंपनी थी, यानी इसमें बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ था। और इसी क्रम में इन्हीं 15 लोगों में से एक जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी थी। यानी ये जो कंपनी जो 1599 में गठित हो रही है ना, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों। इसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का भी पर्सनल पैसा लगा हुआ है। यानी कि इस कंपनी को तो किसी भी प्रकार भारत में सफल बनाना ही है अगर पैसा कमाना है। और आप मान के चलिए कि ये कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसके मार्ग में सरकार कोई अड़ंगा नहीं डालने वाली, बल्कि सरकार तो इसकी सहायता करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी वास्तव में है किसकी? ये तो ब्रिटेन की महारानी की है। ब्रिटेन की महारानी का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में।
यानी यदि कंपनी को नुकसान होगा तो सीधी सी बात है महारानी को भी तो नुकसान होगा। तो इसीलिए ये कंपनी 1599 में गठित हो गई, पर पुस्तकों में आपको 1600 भी देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है इसका कार्यक्रम 1600 में ही शुरू हुआ। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दे दिया। यानी एक प्रकार से इन्होंने एक अधिकार पत्र दिया कंपनी को कि तुम्हारे अलावा इंग्लैंड से कोई भी कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने नहीं जाएगी। अगले 15 वर्षों तक आपके पास समय है, जाइए 15 वर्षों तक आप व्यापार कीजिए, उसके बाद रिव्यू कर लेंगे कि क्या करना क्या है। लेकिन 1609 में इंग्लैंड में अब महारानी नहीं है, बल्कि कौन है सम्राट? जेम्स प्रथम। तो सीधी सी बात है पैसा तो उसी घर का लगा हुआ है। उत्तराधिकार गद्दी के साथ साथ बिजनेस में भी तो आता है। तो अब पैसा किसका है? जेम्स प्रथम का। तो जेम्स प्रथम ने एक और व्यापारिक एकाधिकार पत्र जारी किया। उसने कहा ये जो अवधि जो महारानी ने 15 वर्षों की निश्चित की थी ना, ये अनिश्चित काल की जाती है। यानी अब ब्रिटेन को इस कंपनी को पूर्ण रूप से एकाधिकार मिल गया है पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। यानी इंग्लैंड की कोई और व्यापारी या कोई और व्यापारिक कंपनी इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत के साथ व्यापार करने इंग्लैंड की तरफ से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं आएगी। प्रतिद्वंदिता किसके साथ है? पुर्तगाल के साथ है, डच के साथ है, फ्रांसीसियों के साथ रहेगी, पर इंग्लैंड से कोई और कंपनी नहीं आएगी। देखिए आप पढ़ेंगे बाद में एक कंपनी आई थी कुछ समय के लिए, लेकिन वो स्थितियों में परिवर्तन आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। पर ये ध्यान रखिएगा 1599 में एक कंपनी का गठन किया गया। इस कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, पर इसका ओरिजिनल नेम क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। लगभग 15 व्यापारियों का इसमें पैसा लगा हुआ था, जिसमें से एक ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी थी। और 31 दिसंबर 1600, ये तिथि याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 में बढ़ा दिया। और इस अवधि को कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया? अनिश्चितकालीन। अच्छा एक बात बताइए, इस 1599-1600 के अवधि में भारत में कौन है मुगल बादशाह? भारत में मुगल बादशाह कौन है? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है या औरंगजेब है? कौन है? अकबर है। तो प्रश्न पूछा जाए कि जिस समय लंदन में कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो भारत में मुगल बादशाह है अकबर। अच्छा इंग्लैंड वासी जो है ना बड़े उससे काम करते हैं, प्रोसीजर से, बड़े क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत में हमें व्यापार ही करना है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं चलते, पहले सीधे जाते हैं भारत के बादशाह से मिलते हैं, मुगल बादशाह से मिलते हैं और एक वैधानिक पत्र, एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लेते हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो इंग्लैंड के व्यापारियों में कई व्यापारी भारत आए और उनमें से जेम्स प्रथम का एक दूत बनकर के विलियम हॉकिंस भी आया। तो जेम्स प्रथम का 1608 में कौन है सम्राट? जेम्स प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो चुकी है, जेम्स प्रथम सम्राट हैं और उन्होंने विलियम हॉकिंस को अपना दूत बना करके कहां भेजा? मुगल बादशाह के पास। लेकिन एक बात है, आज की तरह ना दोस्तों तब ना इंटरनेट का जमाना नहीं था या कोई न्यूज इंटरनेशनल न्यूज नहीं बन जाया करती थी। खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लगता था। 1608 में जब विलियम हॉकिंस आया भारत, तो ऐसा तो है नहीं वो 1608 में निकला होगा, निकलना भी पहले ही होगा, समय लगता था पहुंचने में, भारत तक पहुंचने में कई कई वर्ष भी लग जाया करते थे। तो जब विलियम हॉकिंस आ रहा था भारत की ओर, उस समय या तो इंफॉर्मेशन नहीं थी या पहले निकला हो, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर विलियम हॉकिंस के हाथ में जो पत्र था ना वो मुगल बादशाह जहांगीर के नाम का नहीं है। 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर है।
पर वो पत्र मुगल बादशाह जहांगीर के नाम का नहीं है, बल्कि वो जो पत्र है ना वो अकबर के नाम का है। यानी जो प्रार्थना की जा रही है अपन बिजनेस की परमिशन की कि हमें कृपया भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जाए, वह जहांगीर से नहीं की जा रही, वो अकबर से की जा रही है। कहते हैं कि विलियम हॉकिंस को वो परमिशन मिली नहीं, और बहुत सी किताब में ना ये कारण बता दिया जाता है कि पत्र अकबर के नाम का था। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो एक टेक्निकल एरर है। और जहांगीर इतना छोटी बुद्धि का व्यक्ति नहीं था, ओहो मेरे नाम से पत्र नहीं आया, पत्र तो मेरे पिता के नाम से आया, मुगल बादशाह तो मैं हूं, मैं नहीं देता परमिशन। ऐसा नहीं था। जहांगीर एक उत्तम राजा था, थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। इस वजह ऐसा नहीं है कि उसने इसलिए परमिशन नहीं दी। पहले हम देख लेते हैं विलियम हॉकिंस कह रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि परमिशन क्यों नहीं दी। पर ध्यान रखिएगा जो पत्र है वो किसके नाम का है, वो अकबर के नाम का है। कब आया है विलियम हॉकिंस? 1608 में मुगल दरबार पहुंचा, और एक बार जहाज का नाम भी पूछा गया था जिस जहाज से वो आया। तो ध्यान रखिएगा, हेक्टर नामक जहाज से विलियम हॉकिंस भारत में आया। अच्छा, भारत में विलियम हॉकिंस को भेजने की एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि ये व्यक्ति तुर्की में राजदूत रह चुका था और इसे तुर्क भाषा का ज्ञान था। तो तुर्की में राजदूत रह चुका है, तुर्क भाषा का ज्ञान है, और मुगल दरबार की भाषा भले ही फारसी हो, पर ये थे तो चगताई तुर्क भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। और बाबर ने तो अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में ही लिखी है। हालांकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, पर तुर्की इनकी मदर लैंग्वेज थी। तो विलियम हॉकिंस को तुर्की आती थी, तो इन्होंने विलियम हॉकिंस को राजदूत बना करके भेजा, और विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की में बात करी। कुछ किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा कि विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी में बात करी, जो कि बिल्कुल गलत है। विलियम हॉकिंस को फारसी नहीं आती थी, उसे तुर्की आती थी। उसका कारण था कई वर्षों तक वह तुर्की में राजदूत बनकर के रहा था, और जब आप किसी देश में रहते हैं तो उस देश की भाषा आपको आ जाती है। उसी भाषा में उसने जहांगीर से बात करी और जहांगीर से फैक्ट्री बनाने और व्यापार करने की अनुमति मांगी। पर जहांगीर ने, मैं पहले ही बता चुका हूं, जहांगीर ने वो अनुमति उसे नहीं दी। क्यों नहीं दी अभी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि जहांगीर प्रसन्न हो गया तुर्की में बात करते हुए देख करके एक अंग्रेज को, और उसने कहा भैया समझ नहीं आ रहा तुम अंग्रेज हो या खान हो। खान हो मतलब मुसलमान हो, क्यों तुर्की में मुसलमान बात करते हैं ना। तो उसने कहा कि तुम तो इंग्लिश खान हो। तो विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। कौन सी उपाधि प्रदान करी? तो इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करी, और सम्मान स्वरूप 400 का मनसब दिया। छोटा सा मनसब है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, पर सम्मान स्वरूप दिया है। नॉमिनल मतलब सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया कि भाई हम तुम्हें व्यापार करने की अनुमति तो नहीं दे सकते, भारत के अंदर फैक्ट्री बनाने की अनुमति तो नहीं दे सकते, पर आप ये 400 का मनसब पकड़ो, मतलब हम आपको बिल्कुल बेइज्जत करके नहीं निकाल रहे, और आपको इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान कर रहे हैं। पर जब इतना ही खुश था जहांगीर, तो आखिर जहांगीर ने व्यापार की परमिशन क्यों नहीं दी? इन्होंने मांगी थी ना व्यापार की परमिशन और फैक्ट्री बनाने की अनुमति, पर वो जहांगीर ने नहीं दी। तो देखिए जहांगीर की स्थिति को समझिए। जहांगीर अकबर के समय में दरबार में कोई बहुत बड़े उच्च पद पर नहीं था, बल्कि जहांगीर ने तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और अकबर जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी नहीं करना चाहता था। उसने तो जहांगीर के पुत्र खुसरो को अगला राजा बनाने का मन बना लिया था, और मुगल दरबार के बड़े बड़े अधिकारी जिनमें अबुल फजल है, रहीम है, ठीक है, खाना रहीम है, इसके अलावा मानसिंह है, ये सभी जहांगीर से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे। इनका समर्थन भी खुसरो की ओर था। जो आपका मानसिंह है, मानसिंह मामा लगता है खुसरो का, और जो है जीजा था इसका जहांगीर, लेकिन अपने जीजा को राजा नहीं बनाना चाहता था, बल्कि किसे राजा बनाना चाहता अपने भांजे को, क्योंकि जहांगीर का व्यवहार मानसिंह की बहन के प्रति उतना अच्छा नहीं था। तो उसे लगता था अगर ये राजा बनेगा तो आगे चल के खुर्रम को ही राजा बनाएगा,
शाहजहां को बाद में, हालांकि खुर्रम बन गया वो अलग बातें हैं, लेकिन उसका समर्थन किसे मिल रहा है? खुसरो को। तो जब अकबर अंतिम समय में ना पुत्र मोह में फंस गए और उन्होंने अपने बेटे जहांगीर को माफ कर दिया और जहांगीर को ही अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया, तो अकबर के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बन गया। एक बड़ी सत्ता उसके हाथ में आ गई, लेकिन मुगल दरबार के इन दरबारियों का समर्थन तो नहीं प्राप्त हो रहा ना उसे। उनके तो सपने धरे के धरे रह गए, वो तो खुसरो को राजा बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके ये सपने रखे के रखे रह गए और जहांगीर राजा बन गया। तो जहांगीर अभी सत्ता पर धीरे धीरे पकड़ बना रहा है, वो किसी भी प्रकार का ऐसा बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि या तो इन व्यापारियों का समर्थन हासिल कर लूं या धीरे धीरे, व्यापारी नहीं, इन दरबारियों का समर्थन हासिल कर लूं या धीरे धीरे इन दरबारियों को एलिमिनेट कर दूं, इन्हें समाप्त कर दूं, इनको इनकी राजनीतिक रूप से इनके कद को समाप्त कर दूं और जो है अपनी स्थिति को मजबूत कर लूं। और याद करिए, पुर्तगाली जो है भारत में बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। अकबर ने उनसे कार्टेज लिया था, यानी समुद्र में जाने का अधिकार पत्र प्राप्त किया था। तो पुर्तगालियों को सीधे चुनौती देना नहीं चाहता था जहांगीर। दूसरी बात यह है कि जहांगीर के संबंध पुर्तगालियों से अच्छे थे, पर संबंधों को तो छोड़ दो, उसे लग रहा था कि यार पुर्तगाली जो है ना समुद्र में अपराजेय हैं, इन्हें जो है इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। और मैं ये अभी अभी तो ये अंग्रेज आए हैं, शक्तिशाली हैं नहीं है कुछ पता नहीं, और इनके चक्कर में मैं पुर्तगालियों को क्यों नाराज करूं। इस वजह से उसने व्यापार करने की और फैक्ट्री बनाने की परमिशन इन अंग्रेजों को नहीं दी। हालांकि अंग्रेज ये बात समझ गए हैं कि पुर्तगालियों की वजह से हमें ये परमिशन नहीं मिली, पुर्तगालियों ने ही सिफारिश लगाई है इस जहांगीर से। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने 1608 में गुजरात के स्थानीय शासक से, स्थानीय सूबेदार से अनुमति प्राप्त करके सूरत में फैक्ट्री डाल दी। पर ये एक अस्थायी फैक्ट्री है दोस्तों। स्थायी फैक्ट्री कब बनेगी? जब या तो मुगल बादशाह से परमिशन मिले, तभी तो स्थायी फैक्ट्री डाली जा सकती है। तो 1608 में अंग्रेजों ने एक रुक गए कि भाई ठीक है, नहीं मिली परमिशन, पर हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, हम भारत से नहीं जाएंगे बल्कि प्रयास करते रहेंगे मुगल बादशाह से अनुमति प्राप्त करने की। तो उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह के आगे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मुगल बादशाह को लगे कि अंग्रेज इन पुर्तगालियों से ज्यादा मजबूत हैं, अंग्रेजों से दोस्ती जहांगीर के लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगी बजाय पुर्तगालियों से दोस्ती रखने के। तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए पुर्तगालियों की शक्ति को कमजोर साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें युद्ध में हराना पड़ेगा। तो 1611 में एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज सेनापति है थॉमस बेस्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सेनापति का नाम भी याद रखिएगा, थॉमस वेस्ट ने स्वाली के युद्ध में, स्वाली, इसे स्वाली भी लिखते हैं और इसे स्वाली भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। तो स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 1611 में हुआ। थॉमस बेस्ट ने स्वाली के युद्ध में इन पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। अब जहांगीर की समझ में आया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सोच रहा था, ये पुर्तगाली कोई अपराजय नहीं है, अभी अभी तो अंग्रेज आए थे और इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। इसका मतलब अंग्रेज जो है ज्यादा शक्तिशाली हैं। और 1613 तक आते आते जहांगीर ने अपनी स्थिति को भी सुदृढ़ कर लिया, खुसरो को उसने बंदी बना लिया, दरबारियों को भी अपने पसंद के दरबारी नियुक्त कर दिए, बाकी सभी ने या तो जहांगीर को बादशाह मान लिया और जिसने नहीं माना उसे हटा दिया गया। तो अब जहांगीर स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले रहा है और उसे समझ में आ गया कि ये अंग्रेज ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो 1613 में जो काम 1608 में विलियम हॉकिंस नहीं कर पाया था, वह काम 1613 में मिडिल्टन ने कर दिया। उसने सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिशन प्राप्त कर ली और सूरत में भारत की प्रथम स्थायी फैक्ट्री लगाई गई। तो ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री कब लगाई गई सूरत में? तो अस्थायी तौर पर 1608 में लगाई गई थी, स्थायी तौर पर कैप्टन मिडिल्टन ने 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगाई थी।
अगर दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री पूछूं तो मसूलीपट्टनम दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है। ध्यान रखिएगा, सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने भी लगाई है और मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगाई है, और इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगाई है। अंग्रेजों ने पहले लगाई है, फ्रांसीसी तो बाद में आएंगे ना, 1664 के बाद आएंगे। तो अंग्रेजों की दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम थी, और ये कब लगी थी? तो ये 1611 में लगी थी। तो सीधी सी बात है, अस्थायी तौर पर लगी होगी, और इसको भी स्थायीकरण किया गया बाद में लगभग 1615 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा, किसी भी कंपनी को सर्वाधिक लाभ सूरत से ही प्राप्त होता था, इसीलिए सूरत में हर शक्ति अपनी फैक्ट्री डालना चाहती थी। अंग्रेजों ने तो प्रारंभ में सूरत को ही अपना मुख्यालय इसीलिए बनाया क्योंकि अंग्रेज व्यापार में ज्यादा कुशल है। वे जानते हैं, उन्होंने भारत आने से पहले भारत पर रिसर्च करी है तगड़ी। ऐसे नहीं है, मैंने कहा ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आते हैं, इसीलिए वे पहले ही पीछे पड़ गए मुगल बादशाह के। शुरू में ही हमें लाइसेंस दे दो, हमें लाइसेंस दे दो, डायरेक्ट आके उन्होंने बिजनेस नहीं शुरू करा, और बहुत जल्दी 1613 में ही उन्होंने फैक्ट्री डालने की परमिशन भी प्राप्त कर ली है। चलिए अब लेकिन एक बात बताइए, ये चाहते हैं अंग्रेज कि हर हालत में, इन्होंने 1613 में स्थायी फैक्ट्री डाली है सूरत में जहांगीर से परमिशन प्राप्त करके, पर अंग्रेज चाहते हैं कि हम पूरे भारत में फैक्ट्रियां डालें और उनकी सारी फैक्ट्री वैधानिक हों जिन्हें मुगल बादशाह की परमिशन प्राप्त हो। तो क्या जहां जहां उन्हें फैक्ट्री डालनी है वहां जैसी आया, चलो बंगाल में फैक्ट्री डालेंगे, चलो मुगल बादशाह से पूछने चलें, मुंबई में फैक्ट्री डालेंगे, चलो मुगल बादशाह से पूछने चलें, तो ये काम थोड़ी करेंगे अंग्रेज। तो अंग्रेज चाहते हैं कि कुछ ऐसा पत्र हमें प्राप्त हो जाए कि जहां हमारी मर्जी हो वहां फैक्ट्री डालें। तो 1615 में जेम्स प्रथम का एक और राजदूत आया है, टॉमस रो, और ये भी मुगल दरबार में पहुंचा है। तो पहला कौन पहुंचा था? विलियम हॉकिंस। ठीक है, मिडलटन ने जहांगीर से प्राप्त किया है अधिकार पत्र, पर वो मुगल दरबार में नहीं आया था। मुगल दरबार में आने वाला दूसरा राजदूत कौन है? टॉमस रो। कब आया है? 1615 में आया है, और इसने तो एक कदम और आगे बढ़कर परमिशन प्राप्त करी है जहांगीर से कि जहां मन करे भारत में वहां तो व्यापार कर लें, और जहां मन करे वहां फैक्ट्रियां स्थापित कर लें। यानी मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने एवं फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया है। किसने प्राप्त किया? टॉमस रो ने। देखिए, विलियम हॉकिंस आया, न तो फैक्ट्री डालने की परमिशन मिली, ना ही व्यापार करने की परमिशन मिली। क्या लेके चला गया? 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि, जिससे कोई भला नहीं होने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का। मिडलटन ने सूरत में फैक्ट्री डालने की परमिशन प्राप्त कर ली और सूरत में फैक्ट्री भी लगा ली, पर 1615 में टॉमस रो आया, और इसका आना सबसे ज्यादा फायदे का सौदा हुआ क्योंकि जहांगीर ने मुगल साम्राज्य के यानी पूरे भारत में जहां कहीं पे भी मुगलों का अधिकार है वहां व्यापार करने और फैक्ट्री डालने का अधिकार पत्र साइन करके दे दिया है। किसको? टॉमस रो को। तो प्रश्न आते हैं, पहली फैक्ट्री डालने की परमिशन किस मुगल बादशाह ने दी? तो उत्तर होता है क्या? जहांगीर। सब भारत के मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र किसने दिया? तब उत्तर क्या होता है? जहांगीर। दस्तक किसने प्रदान करा? तो हम आगे पढ़ेंगे फारूक सियर। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान करी? तब हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। तो ये बातें याद रखिए, किस मुगल बादशाह ने क्या दिया है। चलिए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया अधिकार पत्र तो इन्हें प्राप्त हो गया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य समझने का प्रयास कीजिए। अब उनका लक्ष्य अभी कोई शासन वासन करना नहीं है, अभी तो है ही नहीं वो शासन करने लायक। उनका लक्ष्य यह है कि अब मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगह पर अपने व्यापार को बढ़ाया जाए और फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं। इसके लिए आपको स्थानीय सूबेदारों से, स्थानीय राजा महाराजाओं से दोस्ती करनी पड़ेगी। बिजनेस करना है तो जमीन प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसी टारगेट पर आप चल निकले हैं अंग्रेज, और इसमें सबसे पहले उन्होंने गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह को लक्ष्य बनाया, और कुतुब शाह से 500 पैगोडा, याद आया पैगोडा,
सोने का सिक्का, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी, तब मैंने आपको ये बताया था कि कुतुब शाह से 500 पैगोडा के बदले ये मसूलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान करेंगे। याद आया आपको? तो ये वही 500 पैगोडा डच सोने का सिक्का है जो ढाला जाता था कहां पर? डचों की फैक्ट्री पुलिकट में। तो अंग्रेजों ने गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक से 500 पैगोडा के एवज में मसूलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की अनुमति प्राप्त कर ली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम आपको 500 पैगोडा दे देंगे, उसके बाद अपने बिजनेस पर हम किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे, ना सेल्स टैक्स देंगे, ना कस्टम ड्यूटी देंगे, ना एक्साइज ड्यूटी देंगे, ना वेट टैक्स देंगे। कहने का मतलब यह है कि उस समय जिस भी प्रकार के कर चलते थे, किसी भी प्रकार का आपको कोई कर नहीं देंगे। अब चाहे हम 1.5 करोड़ का बिजनेस करें, चाहे 1 रुपए का बिजनेस करें, चाहे 100 करोड़ का बिजनेस करें, आपको क्या प्राप्त होगा? 500 पैगोडा। तो ऐसा अधिकार पत्र किसने जारी करा? तो गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक ने। कितने रुपए के बदले में? 500 पैगोडा के बदले में। कहां? मसूलीपट्टनम और उसके आसपास के क्षेत्रों में फ्री ट्रेड की परमिशन दी। और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया सुनहरा फरमान। तो सुनहरा फरमान किसने जारी करा? गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक ने। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। कैसा भी कोई डाउट मन में न रखिएगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो लेक्चर को दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए, आपको सीधे इसी लेक्चर में आपके प्रश्नों का हल मिल जाएगा। पर फिर भी आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता गया हूं या आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सूरत में अपनी फैक्ट्री डाल ली, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री डाल ली, व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते अपना व्यापार इन्होंने उड़ीसा में भी फैलाया। और उड़ीसा में व्यापारिक कोठी कब डाली? तो 1633 में। पूछा गया प्रश्न है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों ने स्टार कर लिया कीजिए। जिनमें भी मैं कहता हूं पूछा गया प्रश्न है उन्हें तो जरूर स्टार कर लीजिए, क्योंकि रिपीट करने की पूरी संभावना होती है प्रश्नों की। तो उड़ीसा में फैक्ट्री कब डाली गई? तो उड़ीसा में फैक्ट्री डाली गई है 1633 में। चलिए उड़ीसा में डल गई। अब अंग्रेजों ने अगला लक्ष्य बनाया मद्रास को। मद्रास उस समय कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, बल्कि मद्रास तो एक छोटा सा गांव था। चंद्रगिरी रियासत में एक छोटा सा गांव पड़ता था मद्रास। और उस चंद्रगिरी रियासत का राजा कौन था? तो उसका राजा था दमरेला वेंकट रप्पा। कौन था? दमरेला वेंकट रप्पा। उस दमरेला वेंकट रप्पा के पास में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे गया। देखिए नाम फ्रांसिस डे है, लेकिन ये फ्रांसीसी नहीं है, ये अंग्रेज है। अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस डे गया और उसने दमरेला रप्पा से मद्रास का वो जो गांव था उसे किराए पर लिया और 1639 में वहां मद्रास की स्थापना करी और मद्रास की व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री स्थापित करी। तो उड़ीसा में फैक्ट्री कब बनाई? 1633 में। मद्रास में फैक्ट्री कब बनाई? तो 1639 में यानी 1639 में। और वहीं किला बनाया और उस किले का नाम क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए अब तक कई किले पढ़ चुके हैं। गुस्तावस फोर्ट हमने पढ़ा, जिसका निर्माण किसने करा? डचों ने करा। इसके अलावा हमने फोर्ट लुई पढ़ा था, जिसका निर्माण किसने करा था? फ्रांसीसियों ने करा था, पांडिचेरी में। ठीक है ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करा? तो अंग्रेजों ने करा। कहां पर करा? मद्रास में करा। मद्रास में कोठी कब डाली गई? 1639 में डाली गई। मद्रास को किराए पर किसने प्राप्त किया? तो फ्रांसिस डे ने प्राप्त करा। किससे प्राप्त किया? तो चंद्रगिरी के राजा दमरेला वेंकट रप्पा से प्राप्त किया। चलिए आगे देखते हैं। तो सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, उसके बाद बंगाल। देखिए बंगाल पर हम पूरी एक सीरीज लेकर के आएंगे। बंगाल बहुत बड़ा है। अभी तो आप इतना समझिए कि 1651 में ब्रिजमैन द्वारा हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। देखिए नाम भी याद रखिएगा। मद्रास में व्यापारिक कोठी कौन स्थापित कर रहा है? फ्रांसिस डे। हुगली में कौन व्यापारिक कोठी स्थापित कर रहा है? तो ब्रिजमैन कर रहा है 1651। तो अंग्रेजों की बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी कहां पर होगी? तो वो कहां होगी? वो होगी हुगली में।
अगर मैं पूछूं डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहां पर थी, तो याद कीजिए 1627 पीपली में डचों ने पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। इसी प्रकार डेनिसों की बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी, तो याद कीजिए सीरमपुर। ये सभी हमने चर्चाएं करी हैं। तो बंगाल में पहली व्यापारिक कोठी हमेशा याद रखिएगा अंग्रेजों ने कब लगाई, 1651 में लगाई। किसके माध्यम से, तो अंग्रेज अधिकारी ब्रिजमैन के माध्यम से। तो मद्रास हो गया, आपका बंगाल हो गया, सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, उड़ीसा हो गया। इसके बाद एक और बड़ा क्षेत्र याद रखिएगा बंबई। इतने क्षेत्र आपको याद रखने हैं दोस्तों। बंबई की कहानी बड़ी रोचक है। एक्चुअली बंबई किसी युद्ध में प्राप्त नहीं करा गया। बंबई पर तो कब्जा हो रखा है पुर्तगालियों का। पुर्तगाली बनकर के बैठे हैं बंबई के राजा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, पुर्तगालियों से आप देखेंगे कोई युद्ध नहीं पड़ा है मैंने अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों का कोई किसी युद्ध के माध्यम से दमन नहीं करा, बल्कि पुर्तगाली तो अपने खुद पतन के मार्ग पर चढ़ पड़े। हमने उनके पतनों के कई कारण पढ़े थे। और फाइनली स्पेन ने जब कब्जा कर लिया पुर्तगाल पर, तो पुर्तगाल बहुत कमजोर हो गया था और पुर्तगाल का सारा ध्यान चला गया है ब्राजील के व्यापार पर। तो भारत से तो उसकी पकड़ अपने आप ढीली होती चलेगी। दूसरी बात, उसने इंग्लैंड से कोई शत्रुता नहीं करी, बल्कि इंग्लैंड से तो वैवाहिक संबंध स्थापित करे हैं। 1661 में इंग्लैंड का राजा या इंग्लैंड का सम्राट है चार्ल्स द्वितीय। कौन है, चार्ल्स द्वितीय। और उसका विवाह हो गया है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से। और इस विवाह स्वरूप पुर्तगाल ने इंग्लैंड को बंबई दहेज में दे दिया। देखो तो सही, बंबई को दहेज में लिया दिया जा रहा है, जैसे बंबई इनके बाप की है। भारत के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे और दहेज में किसे दे रहे हैं, इंग्लैंड को। और इंग्लैंड को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं। इंग्लैंड अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। तो 1661 में जब प्राप्त हुआ चार्ल्स द्वितीय को, तो चार्ल्स द्वितीय को क्या बंबई थोड़ी मिला था, राजकुमारी भी तो मिली थी। तो 4-5 साल तक तो वो राजकुमारी में ही खोया रहा। उसे याद ही नहीं आया कि बंबई भी उसके पास पड़ा है। 1668 में जब उसकी ये प्रेम की खुमारी उतरी, तो उसे ध्यान आया कि यार मेरे पास एक बंबई पड़ा है, अब मैं क्या करूंगा इस बंबई का। मैंने तो बंबई जाना नहीं है, ना मुझे फ्लैट बनाना है वहां। ऐसा करते हैं, वहां पे हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसी को किराए पे दे देते हैं। और एक नॉमिनल चार्ज लिया, केवल 10 पौंड वार्षिक। यानी जैसे कोई दिखावे के लिए नहीं करता, ये घर में आपको 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो उसी प्रकार नॉमिनल चार्ज लिया, 10 पौंड वार्षिक, और किराए पे दे दिया, यानी मुफ्त में ही दिया एक प्रकार से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब प्राप्त हुआ ये अलग बात है, और इंग्लैंड को बंबई कब प्राप्त हुआ ये अलग बात है। इंग्लैंड को बंबई प्राप्त हुआ है 1661 में, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई प्राप्त हुआ है 1668 में। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्या पूछा जा रहा है। और बंबई को आगे चल के वे अपना मुख्यालय बनाएंगे। देखिए फाइनली तो वो कोलकाता को मुख्यालय बनाएंगे बहुत बाद में जाकर के, लेकिन अभी वो सूरत के स्थान पर मुंबई को मुख्यालय बनाएंगे। सूरत बनाया ना 1608 में उन्होंने अपना मुख्यालय, तो सूरत के बाद जो उनका दूसरा मुख्यालय बना है ना भारत में, वो बंबई बना है। कब बनाया गया है, तो 1687 में बनाया गया है। तो अगर प्रश्न पूछ ले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई कब प्राप्त हुआ, तो 1668 में। मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1687 में। अलग प्रश्न है ये। और ध्यान रखिएगा, जो बंबई का ये मुख्यालय बनाया है, जो हेड ऑफिस बनाया इन्होंने, हेड ऑफिस, इसका जो हेड बनाया था वो किसे बनाया था, तो पहला हेड बना था जेराल्ड आंगियार। जेराल्ड आंगियार। तो बंबई मुख्यालय कब बना है, 1687 में, 1687 में। और बंबई का ये जो मुख्यालय बनाया गया, इसका हेड किसे बनाया गया है, तो इसका हेड बनाया गया है जेराल्ड आंगियार को। तो ध्यान रखिएगा, ये कहानी सूरत से शुरू हुई। सूरत के बाद दूसरी मसूलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम भी जिसे कहते हैं, वहां फैक्ट्री डाली। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री उड़ीसा में डाली 1633 में। उसके बाद मद्रास में फैक्ट्री डाली 1639 में। फिर बंगाल में फैक्ट्री डाली, कब डाली, 1651 में। और बंबई को मुख्यालय कब बना लिया इन्होंने, 1687 में। यानी बंगाल, मद्रास और बंबई इन्हें प्राप्त हो चुका है। बहुत ऐसा शासन नहीं प्राप्त हुआ, मतलब फैक्ट्री डल गई हैं।
ठीक है। तो इन पूरे एरिया में इनकी अपनी बिजनेस फैक्ट्री है, प्राप्त हुआ तो अलग नहीं कहेंगे हम, इनकी बिजनेस फैक्ट्रीज यहाँ पर डल चुकी हैं। अब कहानी को हम लेकर के चलेंगे बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही आगे चल के हमें प्लासी का युद्ध पढ़ना है और बक्सर का युद्ध पढ़ना है। तो बंगाल में इसका मतलब इनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई होगी, तभी तो इन्होंने सीधे सीधे बंगाल के नवाब को पराजित करा। और कहीं तो ये राजा महाराजा से नहीं भिड़े ना, पहले बंगाल में ही भिड़े और बाद में जाकर के इन्होंने बंगाल को ही अपनी राजधानी भी बनाया है। सन 1774 से लेकर के 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा है। तो अब हमें पढ़ना है बंगाल में अंग्रेज शक्ति का उदय, किस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों की ये शक्ति में वृद्धि हुई है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से इस बात को समझिए। देखिए, पहली फैक्ट्री तो अभी अभी हमने पढ़ी 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में फैक्ट्री लगाई है, ठीक है। लेकिन 1651 में हुगली में फैक्ट्री लगाने के साथ ही बंगाल का सूबेदार है शाह शुजा। ये शाह शुजा आप पहचान रहे होंगे दोस्तों, ये शाहजहां का पुत्र है, उत्तराधिकार के संघर्ष में भी शामिल हुआ था। बंगाल में था ना शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब, दारा शिको, इन सभी के बीच लड़ाई हुई थी। तो ये वही है, बंगाल का सूबेदार है शाह शुजा। ये बीमार है और इसका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर है गैब्रियल बांटन। देखिए, भारत में ना इस समय औषधियों से इलाज होते थे, भारतीय औषधियां बहुत इफेक्टिव होती थी, लेकिन कई बार हर चीज परफेक्ट नहीं होती, तो कई बीमारियों का इलाज औषधियों में नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए प्राचीनता में मैं नहीं जाऊंगा, वो सब कुछ संभव था, हम शल्य क्रिया भी करते थे, पर अब उस समय जो वर्तमान में वैद्य थे उनको नॉलेज की कमी थी उस समय, ये कह सकते हैं। या जो भी है, शाह शुजा सही वैद्य से नहीं टकराया, जैसे भी मान लीजिए, पर बंगाल का सूबेदार शाह शुजा बीमार है और उसका इलाज कर दिया है डॉक्टर गैब्रियल बांटन ने। देखिए, इसी प्रकार फारूक सियर का भी इलाज करेंगे डॉक्टर हैमिल्टन करके। डॉक्टरों ने बड़े काम खराब किए, इलाज कर देते थे और जो मर्जी सो लिखवा लेते थे। तो सूबेदार शाह शुजा का इलाज कर दिया है डॉक्टर गैब्रियल बांटन ने। और जब प्रसन्न होकर शाह शुजा ने कहा ना, मांगो, क्या मांगते हो, तो इस गैब्रियल बांटन ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दे देंगे, पर हमें कुछ तो दो। तो उसने कहा ठीक है, आप 3000 रुपये वार्षिक पकड़ो। तो 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई। याद है ना आपको, 500 पैगोडा के बदले मसूलीपट्टनम के आसपास के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई थी, जैसे सुनहरा फरमान कहा था, गोलकुंडा के कुतुबशाही शासक ने दिया था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ये दीवानी नहीं है, दीवानी आगे चल के शाह आलम द्वितीय के समय प्राप्त होगी, ये कुछ और है। ये कर मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड, यानी आप 3000 रुपये देंगे और अब आपको हम किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं चुकाएंगे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 1651 में कर मुक्त व्यापार की अनुमति किसने प्रदान करी? तो बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने। आगे चल के जो शाह शुजा के उत्तराधिकारी थे या जो बंगाल के आगे चल के सूबेदार आए थे, उन्होंने ये सुविधा समाप्त कर दी। यानी कि अंग्रेजों को जो कर मुक्त व्यापार की परमिशन मिली थी, थोड़े समय तक उन्होंने कर मुक्त व्यापार किया और आगे चल के उत्तराधिकारियों ने उस सुविधा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर पुनः इन्होंने किस प्रकार ये सुविधा प्राप्त करी, वो इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, 1651 में सबसे पहले शाह शुजा से ये सुविधा मिली है, आगे चल के सुविधा समाप्त हो गई और 1651 में ही ब्रिजमैन ने हुगली में व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। यानी बंगाल में अब आ गए हैं अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, बंगाल में पहुंच चुके हैं अंग्रेज। अब अंग्रेज बंगाल में पहुंच गए हैं, बंगाल में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं क्योंकि फ्री ट्रेड की अनुमति मिल गई है। तो धीरे धीरे ये अंग्रेज जो हैं अहंकारी होते चले जा रहे हैं और बंगाल की जनता को लूट रहे हैं और यहाँ लूट मार मचा रहे हैं। और हुगली में इन्होंने लूट मार मचा दी। तो 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। इतनी सी बात भी आप लिखेंगे तो काम चल जाएगा, हुगली को लूट लिया। अब औरंगजेब बैठा है दिल्ली में और उसे बहुत जोर की गुस्सा चढ़ गई। उसने कहा ये चल क्या रहा है, मेरे देश को बाहर के लोग आके लूट रहे हैं, मैं मर गया हूं क्या, मैं लूटने के लिए नहीं बैठा।
ये कैसे लूट रहे हैं। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि एक काम करो, सबसे पहली फुर्सत में इस हुगली से निकल जाओ, पहली फुर्सत में इस हुगली से निकल जाओ। अंग्रेज कह रहे नहीं निकलेंगे। बताओ क्या कर लोगे। उनने के कर क्या लेंगे, एक छोटी सी सेना भेजेंगे। औरंगजेब बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत शक्तिशाली मुगल बादशाह था। उसने एक सेना भेजी और उस सेना ने इन अंग्रेजों की वास्तविक स्थिति समझा दी कि भाई साहब अभी भारत में शासन करने का समय तुम्हारा नहीं आया, अभी तो शासन औरंगजेब ही करेगा। अंग्रेजों की हालत पतली हो गई, उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो हुगली से निकल जाओ या मर जाओ। पर उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया, औरंगजेब से माफी मांग लेते हैं। औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, 1.5 लाख रुपया लाओ, लूटमार बहुत मचा ली, लाओ 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया लेकर के माफ कर दिया। अगर औरंगजेब ने उस दिन अंग्रेजों को माफ नहीं किया होता तो अंग्रेज सत्ता उसके वंशजों से नहीं छीनते, उसी समय अंग्रेजों का नाश हो गया होता। मुगल बादशाह इसके शाह आलम द्वितीय से इन्होंने संधि करेंगे आगे चल के और बहादुर शाह जफर को भेज देंगे कहा रंगून, और वहीं मार के पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी स्थिति होती नहीं अगर इस दिन औरंगजेब ने इन्हें माफ नहीं किया होता। पर माफ कर दिया, 1.5 लाख रुपए ले लिया। 1690 में जॉब चोरनॉक, देखिए इस नाम को याद रखिएगा, कलकत्ता का संस्थापक है ये व्यक्ति। तो जॉब चोरनॉक ने सुतानाती में फैक्ट्री डाली है। तो बंगाल की एक फैक्ट्री कौन सी है, हुगली की, जो कब पड़ी 1651 में। देखिए फैक्ट्रियां बहुत पड़ती हैं पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। 1690 में सुतानाती में फैक्ट्री डाली है। हुगली की फैक्ट्री किसने डाली है, ब्रिजमैन ने, और सुतानाती की फैक्ट्री किसने डाली है, वो डाली है जॉब चोरनॉक ने। और 1698 में बंगाल का सूबेदार है अजीम उस शान, और इस अजीम उस शान से जॉब चोरनॉक ने 1200 रुपए के एवज में, कितने, 1200 रुपए के एवज में कोलिकता, सुतानाती और गोविंदपुरा की जमींदारी प्राप्त कर ली और यहीं कोलकाता नाम का नगर बसाया है जॉब चोरनॉक ने। तो कोलकाता बसाने के लिए जमीन किससे प्राप्त करी है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से। कितने रुपए के बदले में, 1200 रुपए के एवज में। कौन कौन से गांव, कोलिकता, सुतानाती और गोविंदपुरा, और यहां पर कलकत्ता बसाया है और यहीं विलियम फोर्ट की स्थापना भी करी है। देखिए गुस्तावस फोर्ट पढ़ाया, फोर्ट लुई पढ़ाया, इसके अलावा फोर्ट सेंट जॉर्ज पढ़ाया, और चौथा फोर्ट आप ध्यान रखिएगा विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट की स्थापना अंग्रेजों ने करी है। कहां पर करी है, कलकत्ता में करी है। इसी वजह से जॉब चोरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। और कलकत्ता को अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया था। और यहाँ का प्रथम प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स आयर को बनाया गया था। और कलकत्ता सन 1774 से 1911 तक अंग्रेजों की राजधानी भी रहा है। तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई। हुगली को लूट लिया, माफ कर दिया। माफ करने के बाद जॉब चोरनॉक ने फैक्ट्री स्थापित करी सुतानाती में, और बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से 1200 रुपए के एवज में कोलिकता, सुतानाती और गोविंदपुरा की जमींदारी भी प्राप्त कर ली, और वहां पर कलकत्ता की स्थापना करके विलियम फोर्ट भी बना दिया। चलिए एक समय बीतता चला गया और बात आ गई सन 1715 की, और सन 1707 में औरंगजेब मर गया है, यानी अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई है। और धीरे धीरे अब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है। ठीक है, सन 1715 में मुगल बादशाह कौन है, तो मुगल बादशाह है फारुख सियर। और इस फारुख सियर को आपको पता है किस नाम से जाना जाता है, घृणित कायर, यानी एक डरपोक कमजोर किस्म का राजा है। और ये तो एक बीमारी से भी ग्रस्त है, और एक फिर से भारत के वैद्य इसका इलाज नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं अब आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। और ये बैठे बैठे दिन गिन रहा है अपने मरने का। और ऐसे समय में कलकत्ता में सिक्के ढालने की और व्यापारिक जमीन प्राप्त करने की
परमिशन लेने के लिए एक आयोग आता है, एक मिशन आता है, किसकी अध्यक्षता में? जॉन सरमन की अध्यक्षता में। और इस मिशन को क्या कहा गया? इस मिशन को कहा गया जॉन सरमन। और जॉन सरमन के इस मिशन में 3 व्यक्ति थे। एक तो खुद जॉन सरमन, दूसरा कौन था? तो दूसरा था डॉक्टर हैमिल्टन। दूसरा कौन था? डॉक्टर हैमिल्टन। और तीसरे थे ख्वाजा सेहुर्द। और ये ख्वाजा सेहुर्द ट्रांसलेटर थे। भाई एक ट्रांसलेटर भी तो आएगा, ये तो इंग्लिश में बात करेंगे और इंग्लिश सबको समझ में आ जाए जरूरी है। और मान लो वो फारसी में बात करेंगे तो अंग्रेजों को फारसी नहीं आती, तो एक ट्रांसलेटर आया ख्वाजा सेहुर्द। उन्होंने फारुखसियर से कहा कि भैया हमें दे दो ये परमिशन। फारुखसियर बोला भाग जाना यहाँ से, मैं यहाँ पर ही परेशान हूँ, अपना मरने को हो रहा हूँ और तुम्हें अपनी पड़ रही है, चिड़चिड़ा हो रखा था, भाग जाना से, मार मोड़ दूंगा, मृत्यु दंड मिल जाएगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा आप इतने परेशान हो क्यों, क्या हो गया? बोले मुझे लाइलाज बीमारी है। उसने कहा ले ये भी कोई बीमारी है, ये कोई लाइलाज है, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें। और हैमिल्टन साहब ने लगातार 2 वर्षों तक फारुखसियर की खूब सेवा करी, बढ़िया इलाज करा और 2 वर्षों में जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था फारुखसियर, वो भैया बिल्कुल सही साट हो लिया और ठीक हो लिया। और बड़ा खुश हुआ, बोले यार ये तो तुमने मतलब मरने वाला था, तुमने तो मुझे जिंदा कर दिया, बिल्कुल जीवित ला करके मुगल दरबार में खड़ा कर दिया। बोलो क्या कहते हो? बोले सर याद है ना आपको, हमें सिक्के डालने की परमिशन चाहिए थी और व्यापारिक जमीन प्राप्त करनी थी। जॉन सरमन बोले हैमिल्टन से चुप हो जाओ ओए, वो आज से 2 साल पहले की बात थी, अब तूने इलाज कर दिया फारुखसियर का, बहुत खुश है। अब हम केवल ये 2 चीजें लेकर नहीं जाएंगे, कुछ और डिमांड भी रखेंगे फारुखसियर के सामने। और देख सारी डिमांड मानेगा फारुखसियर। तो फारुखसियर से पूछा, फारुखसियर ने पूछा हाँ भाई बताओ क्या डिमांड है? उसने कहा सर हमें ना बहुत समय पहले शाह शुजा ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 रुपए कर के बदले कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान करी थी। बाद में बंगाल के बाद में जो बंगाल के सूबेदार हुए, जो उत्तराधिकारी हुए शाह शुजा के, उन्होंने हमसे ये सुविधा छीन ली, हमें कृपया करके वो सुविधा वापस कर दी जाए। तो बोला ठीक है तथास्तु, तो मैं 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की जाती है। तो वापस से उन्हें ये बात मिल गई, ये सुविधा उन्हें वापस प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा सर वो सूरत है ना, वहां से बहुत बिजनेस मिलता है, मैंने बताया था ना सूरत से सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है कंपनियों को। उन्होंने कहा प्लीज सर सूरत में भी हमें फ्री ट्रेड परमिशन दे दो। उसने कहा ठीक है दे देंगे। उसने कहा 3000 रुपए के बदले ना? उन्होंने कहा ना सूरत तो महंगी जगह है यार, ऐसा थोड़ी दे सकता हूं, विद्रोह हो जाएगा मेरे दरबार में, कम से कम 10,000 तो दे दो। तो 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। यानी शाही फरमान में बंगाल और बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हो रही है, कितने रुपए के बदले? 3000 रुपए के बदले। जबकि सूरत में मुक्त व्यापार करने की परमिशन प्राप्त हो रही है कितने रुपए के बदले? तो 10,000 रुपए के बदले। चलो ये मिल गई। उन्होंने कहा और बोलो। उन्होंने कहा सर हमें सिक्के ढालने की अनुमति दे दो ना। उन्होंने कहा ढाल लो। बोले सर उन सिक्कों का हम करेंगे क्या, वो तो सिर्फ ब्रिटिश राज क्षेत्रों में चलते हैं, हमें वह मुगल क्षेत्रों में भी चल रहे हैं, ऐसे सिक्के ढालने की अनुमति दो। यानी मुगल क्षेत्र तो पूरा भारत ही था लगभग उस समय। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब सिक्के मुगल क्षेत्रों में भी मान्य किए जाएंगे। यानी कि कितनी बड़ी परमिशन मिल गई, इकोनॉमी हाथ में ले ली उन्होंने। और इस घृणित कायर मुगल बादशाह को समझ ही नहीं आ रहा है, एक तो पहले ही कर नहीं देंगे, फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड हर जगह से 3000 रुपए 10,000 रुपए के बदले, ऊपर से सिक्के भी अब वही ढालेंगे। तो हाथ से इकोनॉमी पूरी तरह जा रही है। ये बात इसे समझ में नहीं आ रही है मुगल बादशाह को, लेकिन अंग्रेजों को अच्छे से समझ में आ रही है। और अंग्रेजों में एक इतिहासकार है ओमरा, और उस ओमरा ने इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। तो मैग्ना कार्टा कंपनी का किसे कहा जाता है? तो सन 1717 के शाही फरमान को किसने कहा था? ओमरा ने। क्या हुआ था शाही फरमान के तहत? यही 3 शर्तें जो मैंने अभी आपको पूरे विस्तार से बताई। ठीक है दोस्तों,
चलिए, इस शाही फरमान को और किस नाम से जाना जाता है? इसे दस्तक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इन अंग्रेजों ने ना अब जो है अपना असली चेहरा दिखाना प्रारंभ कर दिया। ये दस्तक लेकर के पहुंचे बंगाल। बंगाल में इन्हें तो कोई कर देना नहीं है ना, किसको नहीं देना कर? बंगाल के नवाब को। ये जब अपना व्यापार करते थे, बंगाल का नवाब इनसे कर मांगता था, तो ये कहते थे साहब ये देखो लाइसेंस है हमारे पास, कोई कर नहीं चुकाना हमें, आपको फ्री ट्रेड बात करनी है, जाके मुगल बादशाह से करो। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब जिसपे ये लाइसेंस होगा उसको कोई कर नहीं चुकाना। अब कर देगा कौन? तो देंगे भारत के व्यापारी। तो इन्होंने भारत के व्यापारियों को बुलाया, बोले आप आओ, आप ये सामान लेके जाते हो तो मुर्शिद कुली खां को कितना टैक्स देते हो? उसने कहा सर हम मुर्शिद कुली खां को 100 रुपये टैक्स देते हैं। तो उसने कहा 100 की जरूरत नहीं है, ये फ्री ट्रेड पास रखो, तो मैं 1 रुपया कर देने की जरूरत नहीं है मुर्शिद कुली खां को या बंगाल के किसी भी नवाब को। तुम 100 के बदले हमें 70 रुपये दे दो, 30 रुपये का प्रॉफिट है तुम्हें, 30 रुपये का, 70 रुपये हमें मिलेंगे। तो उन्होंने भारतीय व्यापारियों को क्या मतलब है, उनके तो 30 रुपये बच रहे हैं, और अंग्रेजों को क्या मिला? 70 रुपये। लेकिन बंगाल के नवाब को क्या मिला? कुछ नहीं। न तो उन्हें भारतीय व्यापारियों से पैसा मिल रहा है, न उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से पैसा मिल रहा है। कैसे शासन संभालेंगे? उनकी तो पूरी इकोनॉमी हिल गई। इसी वजह से बंगाल के सूबेदार, देखिए उस समय सूबेदार है, नवाब नहीं। नवाब सन 1717 के बाद बनेंगे, बाद में बनेंगे, अभी नहीं। जब ये दस्तक हुआ था तो उस समय बंगाल का सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। अभी इसने स्वतंत्र होने की अपनी घोषणा नहीं करी, इसलिए टर्म यहाँ पर सूबेदार यूज होगा। तो बंगाल के तत्कालीन सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने इस शाही फरमान का विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि अंग्रेज इसका दुरुपयोग करेंगे, कर रहे हैं, ये बात मुर्शिद कुली खां को पता थी। लेकिन उसके इस विरोध को फारूक सियर ने सुना नहीं। अब सुना नहीं तो क्या होगा? अब होगा संघर्ष। यानी सीधी सी बात है, अंग्रेजों के हित और बंगाल के नवाबों के हित आपस में टकराएंगे तो होगी लड़ाई। और ये लड़ाई किस में बदलेगी? ये लड़ाई बदलेगी प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। तो इन्हें हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो, अगले नहीं, अभी मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों के बीच होने वाले संघर्ष को, यानी जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उन कर्नाटक युद्धों को। और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम चर्चा करेंगे बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच होने वाले संघर्ष को। ऐसे क्रम में समय अनुसार पढ़ेंगे ना, क्योंकि बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध से पहले कर्नाटक युद्ध होंगे, तो पहले हम उन पर चर्चा करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये नोट्स भी पसंद आ रहे होंगे, ये लेक्चर्स भी पसंद आ रहे होंगे। ये नोट्स ना दोस्तों मेरी कॉपी से डायरेक्ट निकल के आए हुए हैं और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई किताबों का निचोड़ है। तो इन्हें आप इसी प्रकार नोट कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो उस समय आप, अभी तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन तब आपको कुछ नहीं याद आने वाला। ऐसा होता है अक्सर दोस्तों। तो रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए? हमें नोट्स चाहिए। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए और चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।